नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अब ईरान की तस्वीर साफ होने लगी है। साफ दिखाई दे रहा है कि ईरान में ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहां से हो रहा है और इस बार क्या ईरान को अमेरिका गिराने में कामयाब हो पाएगा। बहुत सारी चीजों को लेकर हम आज का वीडियो में बात करने वाले हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ईरान में ये सारा का सारा बवाल खड़ा हुआ। इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं और कौन से लोग हैं जो इस पूरे बवाल के पीछे हैं। अगर आप देखें तो ईरान में लोग सत्ता को पलट दें, इसके लिए पूरी तरह से वहां पर जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी भावनाओं का लाभ उठाकर एक बड़ा तबका प्रदर्शनकारियों के बीच में घुस जाता है या कहें कि घुसा दिया जाता है और उस तबके के जरिए कुछ कोशिशें की जाती हैं कि वो हालात को पलट दे या बदल दे। कैसे लगता है ये सब, इसको सीखने के लिए आप सीधे सीधे देखें तो जो लोग वहां पर शामिल हैं, अभी हाल में पूरी दुनिया के डिप्लोमेट्स को बुला के ईरान ने एक वीडियो दिखाया। इस वीडियो में ईरान ने साफ साफ वो तस्वीरें दिखाई जिसमें ऑटोमेटिक राइफल से कुछ लोग अपने चेहरे कवर करके गोलियां चला रहे हैं, यानी लोगों को मार रहे हैं। और इस कत्ले आम के पीछे एक नीयत साफ दिखाई देती है और वो नीयत ये है कि ये लोग अगर मारेंगे तो ईरान में मरने वालों की संख्या बढ़ेगी और मरने वालों की संख्या एक सबसे बड़ा हथियार है। ये लोग सुरक्षा बलों पर भी गोलियां चला रहे हैं। तो आप पूछेंगे कि मैं जिनकी बात कर रहा हूं ये लोग कौन हैं, तो ईरान ने इनको लेकर बाकायदा नाम भी पब्लिक किए हैं। सारी दुनिया के राजदूतों को बुला के ये वीडियो दिखा के कहा कि आप अपनी सरकारों को जाके बताओ कि ये लोग क्या खेल कर रहे हैं। ईरान का कहना है कि कुछ आतंकवादी समूह ईरान के अंदर लगातार सक्रिय रहते हैं जो अभी इस पूरे घटनाक्रम का फायदा निकालकर सड़कों पर आ गए हैं। और ईरान की सरकार का ये भी मानना है कि जो विरोध है वो सरकार से है लेकिन व्यवस्था उखाड़ने का नहीं है। कैसे है समझेंगे, लेकिन ईरानी अधिकारी ये कह रहे हैं कि इसमें आईसिस के लोग हैं और आतंकवादी लोगों को मार रहे हैं। दूसरा, हथियारबंद दंगाई और उपद्रवी हैं इसमें, जो पुलिस और बसेस पर हमले कर रहे हैं, सरकारी इमारतों को जला रहे हैं या हथियार जैसी चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं। कुल मिला के तीसरा, विदेशी प्रायोजित एजेंट्स की बात कर रहा है। अब देखिए, वो कह रहा है कि विदेशी कुछ प्रायोजित एजेंट हैं, तो ये एक जाहिर बात है, जब जब होता है तो सरकारें बहाना लेती हैं। पर यहां पर विदेशी रुचि को हम अभी थोड़ी देर में समझते हैं कि कैसे पूरे विदेशी जो इकोसिस्टम है उसको ईरान को उखाड़ फेंकने में रुचि है। और इसमें अमेरिका, इजराइल और यूरोपीय देशों के लोग हैं। कुर्द और बलोच इलाकों में सक्रिय आतंकवादी समूह से जुड़े हुए लोग हैं जो इसको एक गृह युद्ध की तस्वीर देने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीर, ये वादा हुआ ईरान का, लेकिन जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं वो भी पूरी तरह से विदेशी शक्तियों के हस्तक्षेप से कम नहीं है। पहला बयान डोनाल्ड ट्रंप का कि आप संस्थाओं पे कब्जा करो, आप अपने देश में आगे बढ़ो, आप हमले करो, वी आर ऑन द वे। मतलब अमेरिका आ रहा है, आप वहां पे संस्थाओं पे कब्जे करो, आप हंगामा करो। हंगामा नहीं करो बल्कि आप कब्जा करो सिस्टम पे, जैसे ट्रंप के समर्थकों ने किया था वहां कैपिटल हिल पे, और हम आपको मिलिट्री भेज रहे हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप खुद नहीं जाना चाहता, वो ईरान के लोगों को भिड़ा रहा है, उकसा रहा है। किसी भी देश में प्रदर्शनकारियों को ऐसी व्यवस्थाओं के लिए उकसाना जो उस देश के तंत्र पे कब्जा करने वाली हों, ये विदेशी हस्तक्षेप के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा नहीं किया, पूरा वेस्टर्न और जो आपका एक इकोसिस्टम है इजराइल से इन्फ्लुएंस्ड, वो इस काम में जबरदस्त है। इलॉन मस्क ने फ्री में सिर्फ अपने इंटरनेट सर्विस के डब्बे नहीं भेजे, बल्कि वहां पर जो एनजीओज हैं
वो मुफ्त में ये सेवाएं देने के लिए तैयार हैं, पैसे देने को तैयार हैं। क्यों? क्योंकि ये एकमात्र जरिया है जिसके कारण वहां पर उपद्रवियों को, आतंकवादियों को और विरोधियों को, विद्रोहियों को, सभी लोगों को उकसाया जा सकता है। बड़े अफसोस की और दर्द की बात हमारे जैसे लोगों के लिए ये है कि एक तरफ अमेरिका जैसे विदेशी इन्फ्लुएंस और दूसरी तरफ सरकार का दमन। विरोध के लिए खड़े हुए लोगों को कुचलना किसी भी तरह से जायज नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनकी शक्ल में अगर आतंकवादी हैं तो हमारा समर्थन हो सकता है। और ये बड़ी बात सोचने की है, लेकिन ये विद्रोह और विरोध कहां से शुरू हुआ इसको समझते हैं, फिर हम दखल पे दोबारा जाएंगे। ये भी दखल का हिस्सा है कि एक बात बताइए, लोगों को दिक्कत थी महंगाई तेजी से बढ़ रही है, लोगों को दिक्कत थी कि डॉलर महंगा हो रहा है, इसके कारण सारी गड़बड़ हो रही है, लोगों को दिक्कत थी कि कुछ लोग सस्ते, सरकार द्वारा सस्ते में दिए जाने वाले डॉलर्स को जमा करते जा रहे हैं। बाजारी और व्यापारी इसके खिलाफ इकट्ठे हुए थे। पहले ही दिन ईरान ने उनसे बात की और काफी लोग घर चले गए थे, बात खत्म हो गई थी। और ये बात ईरान के ज्यादातर लोग समझते हैं और इस व्यवस्था के बाद बहुत अच्छी तरह से समझने लगे हैं कि ईरान में जो विद्रोह होता है उस विद्रोह का कारण कौन होता है भैया? विदेशी लोग ही होते हैं। ये महंगाई भी नहीं होती अगर अमेरिका नहीं होता तो। ये आग ही अमेरिका की लगाई हुई है। तो अगर थोड़ा सा दाएं बाएं होकर सोचें तो कुछ और उदाहरण देखते हैं। आपको याद होगा एक लड़की पोस्टर बॉय बन गई थी ईरान के विद्रोह की, जो खामनेई के पोस्टर में आग लगा के उससे सिगरेट जलाते हुए दिख रही है। पूरी दुनिया में मीडिया ने उस तस्वीर को उठाया और वायरल किया। हमने भी इस पे बहुत सारे संदेह जताए थे और आखिर में पता चल गया कि वो लड़की कनाडा की नागरिक है। एक ज़माने में वो वहाँ पर रहती थी ईरान में जब पिछली बार महिलाओं का प्रोटेस्ट हुआ तो वहाँ से बहुत सारे लोग उस देश को छोड़कर भागे, क्योंकि कुछ लोग वहाँ पर व्यवस्था के निशाने पर आ गए थे। वहाँ से ये तुर्की गई है और तुर्की से इसको कनाडा का पासपोर्ट दिलाने में मदद की गई और कनाडा के पासपोर्ट पे कनाडा गई है, वहाँ रहती है और वहाँ से ये तस्वीर डाल रही है ताकि ये मैसेज दिया जा सके कि लड़कियां खमेनी के खिलाफ खड़ी हुई हैं। एक अपने आप में सीधा सीधा संदेश। और ये अब सीबीएस न्यूज कनाडा का छाप रहा है कि ये सदी का सबसे बड़ा विद्रोह है। और ये एक साथ बहुत सारी चीजें, फ्रांस के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि आज के इतिहास में सबसे बड़ा वायलेंट एक हिस्ट्री हो सकती है पूरी दुनिया में। ये एक माहौल बनाया जा रहा है, वहां के अखबार, वहां की चीजें इसमें लगी हुई हैं। इस बीच में यरूशलेम पोस्ट, खुद इजराइल का अखबार, लिखता है कि अभी भी इतना नहीं बड़ा आंदोलन कि खामेनेई की सत्ता को पलट दे। ये क्यों लिखता है इसको समझेंगे। कुछ और भी लोग लिख रहे हैं, सीएनएन भी कह रहा है बाकायदा कि एलन मस्क ने फ्री में वहां डब्बे पहुंचाए। क्यों पहुंचाए? आतंकवादी एक दूसरे के साथ में, प्रदर्शनकारी एक दूसरे के साथ में, विद्रोही तत्व एक दूसरे के साथ में, आतंकवादी थोड़े से ही हैं उसमें, सरकार के खिलाफ योजनाएं बना सकें और विदेशी निर्देश ले सकें। इस बवाल के लिए इसलिए उनको इंटरनेट जरूरी थी। ईरान ने अपने देश में इंटरनेट बंद कर दिया तो इन्होंने खास तौर पे फ्री का इंटरनेट भेजा। क्यों भेजा, ये बड़ा सवाल है। सीएनएन की रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा हूं। हालत यह है कि ईरान ने इसके बावजूद अपने लोगों को बाहर विदेशों में बात करने के लिए इंटरनेशनल कॉल की छूट दी, जैसे ही थोड़े सा हालात कंट्रोल में आए। ये अलग बात है कि आप बाहर से आएगा नहीं कॉल, आप करके बात कर लो। कुछ जगह मुकर्रर की हुई है ताकि दुनिया से लोग कट ऑफ ना हो जाएं और जो लोग हैं वो नजर में रहें और कोई भी विद्रोह को भड़का ना सके। इतनी कामयाबी के साथ ईरान इसको कंट्रोल कर रहा है कि जो सैटेलाइट से आ रहा था इंटरनेट, उसको भी ईरान ने ब्लैकआउट कर दिया है। यानी अब ईरान के अंदर इलॉन मस्क के जरिए भी ये विद्रोह फैलाने वाली चीजों को कोई कोऑर्डिनेट नहीं कर सकता, इलॉन मस्क के इंटरनेट के जरिए भी। हालत यह है कि स्टारलिंक जो है वो अब एक्सेस नहीं ले पाएगी और नॉन प्रॉफिट कह रहा है इसके लिए हम पे करने को तैयार हैं। तुम एक एनजीओ भाई, तुम फ्री में इंटरनेट क्यों पहुंचाओगे वहां पे? ये अपने आप में सवाल है। एक तरफ से
ये चल रहा है। दूसरी तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के, यानी हर तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के, उनके विदेश मंत्री के, सबके बयान आ रहे हैं, विद्रोह करो, सरकार पे कब्जा करो, चढ़ जाओ, टूट पड़ो। अब हम ये समझेंगे कि सबके बावजूद ये ईरान को क्यों नहीं उखाड़ सकते हैं, ये ईरान को क्यों नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया भर में बड़े बड़े लेवल पे, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में, अभी तो मैंने आपको एक जेरूसलम पोस्ट का उदाहरण बताया, न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी लिखा है, सब जगह लिखा गया है कि आप जितना बवाल मचा लो, ईरान की सरकार को उखाड़ने की हालत में नहीं हो। ये डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं, और जो नहीं है उसके बहुत सारे कारण हैं। उसके मिलिट्री कारण भी है, ईरान का इंटरनेशनल इंतजाम भी कारण है। यानी ये व्यवस्था जो साफ दिखाई दे रही है कि कुछ भी कर लो, ईरान का वो नहीं बिगाड़ पाओगे जो आप बिगाड़ना चाहते हो, रिजीम चेंज। कुछ लोग पुरानी वाली क्रांति से तुलना कर रहे हैं, जिस राजा का बेटा अभी बनना चाहता है वहां पे, वो सिंगल मैन सिस्टम था, और ये ईरान के चेक्स एंड बैलेंसेस वाला सिस्टम है। यहां समानांतर व्यवस्था है, 4-4, 5-5 स्वतंत्र संस्थाएं काम करती हैं, एक कमांड सिस्टम नहीं है। खमेनी को उठा के भी ले जाओगे तो ईरान वैसे ही काम करेगा जैसे वेनेजुएला को, वैसा का वैसा चल रहा है। लिख रहे हैं लोग कि इतना सब कुछ होने के बावजूद वहां ईरान और मजबूत हो रहा है। ईरान का सत्ता तंत्र, सरकार के समर्थक लोग, देखा नहीं था अभी कितनी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए थे, हजारों लोग, भर गई सड़कें। किस लिए? उस सरकार के समर्थन में जिसके खिलाफ विरोध की बातें की जा रही हैं। क्यों? क्योंकि वो जब बाहर से हमला होता है, डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग खुलकर बोलते हैं, विदेशी लोग इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, समर्थन देते हैं, और विदेशी मीडिया बदनामी करता है, तो वहां की व्यवस्था के लिए लोगों के मन में एक और सहानुभूति आती है, और वो सहानुभूति ये है कि अमेरिका हमारे ऊपर हमला करना चाहता है, हमारे देश को कमजोर करना चाहता है। इसी के कारण वहां की जो व्यवस्था के मूल अंग हैं उनमें दरार नहीं पड़ी है। पुलिस विद्रोहियों के साथ नहीं हुई है, ईरानी गार्ड विद्रोहियों के साथ नहीं हुए हैं, जुडिशरी को कोई सहानुभूति नहीं है, पूरा सिस्टम इंटैक्ट है। सबकी जो निष्ठाएं हैं वो अपने सिस्टम के जरिए हैं, और इसीलिए जब तक कोई डिफेक्शन नहीं होता सत्ता संस्थानों में और सुरक्षा बलों में, तब तक उस रिजीम के कमजोर पड़ने के चांसेस नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप इसीलिए कह रहे संस्थाओं पे कब्जा कर लो। कैसे करोगे? वो एक विराट व्यवस्था है जो मल्टीलेटरल है। ईरानी अधिकारी कहते हैं कि मानवाधिकार संगठनों के आंकड़े निकाल लो, 2000 का आंकड़ा जो गाते घूम रहे हैं लोग, वो आंकड़ा नहीं है। इस आंकड़े में भी उनके हिसाब से ईरान का कहना है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आतंकवादी हैं, बुरे लोग हैं। वेनेजुएला, सीएनएन ने लिखा है कि ये वेनेजुएला वाला जो मॉडल है उसकी उम्मीद करना भी बेकार है, क्योंकि वो मॉडल एकदम अलग था, और उस मॉडल में भी आपने एक व्यक्ति को उठा लिया, उस व्यवस्था को आप बर्बाद नहीं कर पाए। यानी जो व्यवस्था चल रही है ईरान में वैसे ही चलेगी, और तो और खतरनाक और निर्णायक मोड़ की तरफ ले जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से खुल के बोल रहे हैं, उसके बाद में इन्होंने ये हालत कर दी है कि बहुत थुक्का फजीयत होने वाली है अमेरिका की, अगर इन्होंने कुछ नहीं किया। फिर ये किसी देश में विद्रोह खड़ा करना चाहेंगे और लोग अमेरिका पर भरोसा नहीं करेंगे। वहां के लोग ये देख रहे हैं, जो लोग भी वहां पर सड़कों पर हैं, जो पुराने रिजीम के समर्थक भी हैं, कि अब कुछ होगा, अब अमेरिका कुछ करेगा। अमेरिका कुछ नहीं कर सकता। अमेरिका की बहुत सारी दिक्कतें हैं। पहली, अमेरिका को चाहिए समंदर में एयरक्राफ्ट कैरियर, यानी वो समुद्री जहाज जिनके ऊपर फाइटर जेट होते हैं। कोई अंटार्कटिका में पड़ा हुआ है, कोई वहां यूरोप में पड़ा हुआ है। तो जब तक वो नहीं आएंगे, जैसे अमेरिका का 7वां बेड़ा आया था वैसे ईरान के पास नहीं आएंगे, तब तक ईरान के ऊपर हमला नहीं किया जा सकता। तो इसकी उम्मीद दूर दूर तक नहीं है, पहली। दूसरा, अगर ये हमला वाला भी करते, जैसे इन्होंने बड़ा बम गिराया था आसमान से, परमाणु B2 क्या था, वो परमाणु ठिकाने को नष्ट करने के लिए, तो वो तो निर्जन में, दूर दराज में एक परमाणु ठिकाना बना हुआ था, इसलिए आपने बम गिरा दिया। यहां पे प्रदर्शन देश भर में बहुत सारी जगहों पर हो रहे हैं, और घनी आबादी वाले इलाकों में हो रहे हैं। तो अमेरिका ऐसा नहीं कर सकता कि वहां से आके घनी आबादी वाले इलाके पे बम गिरा दे।
ये वो जापान वाला दौर नहीं, परमाणु बम भी गिरा दिया था उसने, हालांकि उसका इतिहास बहुत खराब है। कुल मिला के एक जबरदस्त रेड लाइन डोनाल्ड ट्रंप खींचते जा रहे हैं, जो अपने आप में खतरनाक है। और ओबामा का जो ग्रीन मूवमेंट था 2009 का, उसमें जानबूझ के अमेरिका ने सैन्य हस्तक्षेप से दूरी रखी थी ताकि ज़्यादा थुक्का फजियत ना हो। और जो स्थिति आप देख रहे हैं उसमें मिडिल ईस्ट को अमेरिकी एयरक्राफ्ट करियर मिलने में समय लगेगा। मैंने आपको बताया था यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड कैरिबियन में घूम रहा है, निमित्ज अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पे है। इस बीच में ईरान डरे इससे ज़्यादा अमेरिका डर रहा है। अमेरिका ने यह कहा है कि जो उसके बेस हैं वहां पर मिडिल ईस्ट में, उन बेस को खाली करो, वहां से सैनिकों को उठा के वापस ले जाओ। उसने कतर, बहरीन, यूएई, सऊदी अरब, ओमान, इराक और साइप्रस के बेस को खाली करने को कहा है। जिन बेस का इस्तेमाल करके उसको ईरान पे हमला करना चाहिए था, उनको अलर्ट रहने को कह रहा है और कह रहा है वहां से दूर हट जाओ, वहां पे बहुत जरूरत के ही लोग रहो, कहीं ईरान हमला ना कर दे। और ईरानी हमलों से बचाने की जिम्मेदारी अमेरिका की है। आप सोचिए, जिन जगहों पर बेस हैं जहां से वो अपने लोगों को ले जा रहा है, वो कोई दूसरे देश हैं। उन्होंने अमेरिकी सेना को अपने यहां पे ठिकाना दिया हुआ है और वो देश घबरा रहे हैं कि ईरान जब बम गिराएगा तो जिस अमेरिका को हमारी रक्षा करनी है वही लेकर उड़ जा रहा है। तो ऐसी ऐसी स्थितियां दिख रही हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के पास में अगर कोई रास्ता है तो एक आत्मघाती रास्ता बचता है जिससे अमेरिका को ही नुकसान हो जाए। उधर ईरान को कोई आप कमजोर नहीं मानिए, ईरान को आप निहत्था मत मानिए। याद कीजिए इजराइल के साथ 12 दिन की लड़ाई में उसने क्या किया था। इजराइल भागता घूम रहा था, शांति करा दो, शांति करा दो। तमाम सेंसरशिप के बावजूद सबको पता लग गया था कि वहां क्या तबाही हुई है और वहां पर मिसाइल क्षमता इतनी ज्यादा है ईरान के पास में, उसके पास बहुत सारे लड़ाके हैं। उधर हिजबुल्ला है, उधर हूती है, हिजबुल्ला के पास रिकॉर्ड रॉकेट हैं। और ये पूरा तंत्र अगर लग जाएगा तो आप कल्पना कर लीजिए कि क्या स्थिति बनने वाली है। एक चीज़ और सोचिए कि ईरान अपने यहाँ पर फिर भी लोगों को अलाउ करता है। उत्तर कोरिया में इतनी सख्ती क्यों है? आप उसको तानाशाह ये सब पश्चिमी मीडिया बोलता रहता है, लेकिन वो एक्स्ट्रा अलर्ट रहता है। उसको वहाँ पर सर्विलेंस बहुत हाई रखनी पड़ती है, क्योंकि अमेरिका का काम यही है। इसने क्यूबा में भी यही किया, इसने देखिए वेनेजुएला में भी कर दिया, तो निकारागुआ में भी इसने ये किया। तो ये जाकर वहाँ के लोगों के बीच में घुस के और कब्जा करने की कोशिश करता है। अगर आप अलर्ट नहीं रहेंगे तो आपका देश निपट जाएगा। इसलिए किम जोंग इसीलिए अपनी रक्षा करने में वो सफल है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा केयर लेता है। उसने इनकी कोई चीज़ नहीं ली है, ना तो इनका इंटरनेट लेता है, सब कुछ अपना चलाता है। और फिर एक कोई कमांड सेंटर तो है नहीं भैया कि यहीं से सारी कमांड आती है और इस कमांड सेंटर को उड़ा दो तो ईरान खुश हो जाएगा, तो ईरान फुस हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग कमांड सिस्टम हैं, गलत सही पहचानना मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात ये कि पूरी तरह से संगठित है वो ईरान, सुरक्षा तंत्र संगठित है, विरोध व्यापक है, लेकिन उस विरोध का लक्ष्य कोई एक कमांड सिस्टम की एक संस्था नहीं है, एक हेडक्वार्टर नहीं है, एक कमांड सेंटर नहीं है कि भाई यहाँ से सारी जाती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं और ये बताती हैं कि अब एक चीज़ समझिए, सिंगल कमांड सिस्टम नहीं है, मतलब ये है कि उसकी सेना भी एक सिंगल कमांड वाली नहीं है। ये थोड़ा सा समझने की चीज़ है। हालत ये है कि जो IRGC है वो ईरान की जो सामान्य सेना है, जिसको कहते हैं आर्तिश, उससे अलग एक सैन्य राजनीतिक शक्ति है जो समानांतर है। अब आप कहोगे साहब आपने कह दिया ये और वो, कैसे आसान थोड़ी है किसी तरह से कुछ कर देना। और कर देंगे, क्या हो गया, मिलिट्री के चीफ को उठा लो, कंट्रोल में आ जाएगा। आते ही दिमाग में बातें। वहां तो कमांड सेंटर सेम होगा, वहां पर भी नहीं है। ईरान में 2 कमांड सेंटर है फौज के भी। एक है अर्तेश जो वहां की सामान्य सेना है, दूसरी तरफ है IRGC। और ये जो है ये IRGC एक अलग समानांतर व्यवस्था है
जो सीधे खमेनी के अंदर में काम करती है और उसका काम है क्रांति की रक्षा की जाए। 89 की क्रांति में इसको बनाया गया था। इस्लामिक व्यवस्था को भीतर और बाहर दोनों तरह से सुरक्षित रखना और भविष्य में कभी शाह जैसे लोग तख्ता पलट ना कर सके, इसलिए ये व्यवस्था है। तो जिस शाह को रोकने के लिए उनके पास पहले से व्यवस्था है और उसमें दंगों का दमन, बॉर्डर एरियाज का ऑपरेशन, आंतरिक सुरक्षा, ये सब काम एक अलग पैरेलल कमांड करती है। एयरोस्पेस फोर्स अलग है उसका, नेवी अलग है उसकी, और अन्य मिलिशिया अलग हैं, यानी इसके अलावा उसके कुर्स फोर्स हैं। ये एक अलग स्थिति है, राजनीति में गहराई से वो घुसा हुआ है और वो इस समय ईरान की सत्ता की ताकत है। एक तरह से एक ताकत ये है, दूसरी ताकत वहाँ जुडिशरी है, तीसरी ताकत वहाँ कॉमर्स मिनिस्ट्री है। ये सब बराबर के स्तंभ है, एक गिरा दोगे दूसरा कमांड संभाल लेगा, दूसरा गिरा दोगे तीसरा कमांड संभाल लेगा। पहले से तय है कि अगर खमेनेई की मौत होती है तो कौन बनेगा, उनकी भी मौत होती है तो कौन बनेगा, तो गिराओगे तो क्या गिराओगे, ये समस्या है। तो इसलिए तमाम सारी चीज़ों को अगर आप देखें, इंटरनेशनल मीडिया को पढ़ें, तो निचोड़ ये निकल रहा है कि ईरान में ये बवाल जो उठा है ये शांत हो जाएगा। इसका बस एक दुर्भाग्य है कि जो दुनिया भर में दूसरे आंदोलन होते हैं, जो जायज़ आंदोलन होते हैं अपनी मांगों के लिए, ईरान के उदाहरण से दूसरे लोग तानाशाह सीखेंगे और वो अपने लोगों को कुचलेंगे। जो ईरान में हो रहा है, भले ही आतंकवाद के नाम पे आतंकवादी वगैरह वगैरह अब लोगों को फांसी चढ़ाया जा रहा है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। इस तरह का संदेश देने का सिस्टम बहुत गलत है और मेरा मानना ये है ऐसा करने से ईरान पश्चिम को एक जायज़ अधिकार दे रहा है कि वो ईरान पर हमला कर सकें। बहरहाल जो भी है, सिचुएशन आपके सामने है। पूरी दुनिया इस वक्त, सारी दुनिया के ताकत, तानाशाह सब लगे हुए हैं कि किसी तरह से ईरान को कमज़ोर करके उसकी सरकार को पलट दें, लेकिन ईरान अंदर से बहुत मजबूत है, उसको पलटना आसान नहीं है, अमेरिका के लिए भी आसान नहीं है। इसलिए ये जो विद्रोह और विप्लव चल रहा है ये कुछ दिन का मेहमान है। नमस्कार, जय हिंद।